मुझे तो सिर्फ सवाल पूछने हैं आप लोगों को, उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को मुझे सवाल पूछने हैं। आपके यहाँ के राजनेता कुछ नहीं करते, आप बाहर जाते हैं, बाहर जाके आपको इस संघर्ष का सामना करना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि आप हर जगह जाके अपमानित होते? आप आपके राजनेताओं को कभी पूछेंगे नहीं कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हमें जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ती है, लोग गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं। वहां के लोगों को, अगर अभी तक उनके वहां पे लोगों को रोजगार नहीं है, हम लोग वहां पे जा रहे हैं, आपका स्वाभिमान कहां है? हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं द पॉइंट। तो जो आपने अभी तक देखा वो था बिहार के बारे में, ठाकरे साहब। अरे नहीं नहीं, वो ठाकरे साहब नहीं। अरे जिनसे एक बार पूछा गया था कि सेकुलर क्या होता है, तो वो बोलते हैं कि जो संविधान में है सो है। हम बात कर रहे हैं ठुकराए हुए ठाकरे साहब की। हो सकता है ये जोक आपको समझ में ना आया हो। घर वापस जाके जब अपने पिताजी का गांव खुजा रहे होगे ना, पूछना इनसे। तो दोस्तों, ये बात कर रहे हैं माइग्रेंट्स वर्कर के बारे में, यानी कि प्रवासी मजदूर। यह शब्द हो सकता है आप लोग आजकल बहुत सुन रहे होंगे, क्योंकि इनकी संख्या का पता ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को है और ना ही राज्य सरकार को। यह न्यूज़ अब सिर्फ एनडीटीवी नहीं दिखा रहा, सब न्यूज़ चैनल इसे दिखा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी नदारद हैं। इन लोगों का अपना अलग ही क्राइसिस चालू है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे माइग्रेंट्स क्राइसिस के बारे में, यानी कि प्रवासी संकट। लाखों की तादाद में लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। इनमें से बिहार, उत्तर प्रदेश के काफ़ी लोग हैं। देखा जाए तो बिहार के ही सिर्फ 14% लोग हैं। तो चलिए दोस्तों, चलिए जानते हैं क्यों बिहार, जहाँ से भारत की पहली एम्पायर मौर्य एम्पायर ने जन्म लिया था, जिसे लोग प्राचीन काल में पावर, लर्निंग और कल्चर का सेंटर मानते थे, आज क्यों बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन की इतनी समस्या आ गई है? अगर देखा जाए तो इन सब का एकमात्र कारण है नेहरू जी। अबे राइटर, इसीलिए इतना बड़ा स्क्रिप्ट लिखा था। लालू जी के बारे में तो हम बात किए ही नहीं अभी तक। अरे हमको चाय पे बुलाए हैं यार, लेट करवाओगे क्या? समझते नहीं हो यार तुम लोग। फिर आए वो जिन्होंने भारत को एक नई तरक्की की राह पे पहुंचा दिया था, द ब्रिटिश। वो हमारे देश को इतना लूटे, जमीन के अलावा कुछ छोड़े ही नहीं। और जब कुछ लूटने के लिए नहीं बचा तो हमारे देश को आज़ादी दे दी है। जब वो हमारे देश पर राज कर रहे थे तो वो एक नया रूल बनाए जिसका नाम था, यह एक तरह से टैक्स रेवेन्यू सिस्टम था। यह स्पेशली बंगाल के लिए था। तो वहाँ के जो ज़मींदार थे वो पीजन से टैक्स कलेक्ट करते थे और उस टैक्स का 89% हिस्सा जो था वह ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद रखती थी और 11% हिस्सा ज़मींदार को देती थी। लेकिन हाँ, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई रिलीफ नहीं देती थी, जिससे यह होता था कि जो भी सरप्लस प्रोडक्ट जो बचता था वह ज़मींदार खुद रख लेते थे। क्योंकि अगर कभी आंधी तूफान या कभी सूखा होता था तो वह ज़मींदार को चुकाना पड़ता था। तो इससे होता यह था कि जो भी किसान लोग थे उन्हें काफ़ी नुकसान होता था और उससे वह बहुत परेशान हो गए थे। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वह लोग उस जगह से पलायन करने लगे, वहाँ जहाँ इन्हें रोज़गार मिलने लगा और जहाँ इन्हें लगान चुकाना ना पड़े। फिर जब हमारा देश आज़ाद हो गया
तो भारत सरकार ने सोचा कि कुछ रोजगार दिया जाए, तो उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई जो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए अच्छा था, जिसका नाम था फ्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी, 12 समीकरण नीति। इस नीति में यह था कि आप कहीं भी फैक्ट्री लगाइए, मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडी जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो जो मिनरल रिच स्टेट थे, यह फ़ायदा उनको होने के बजाय, क्योंकि वहाँ फैक्ट्री ना लग के वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जैसे कि केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को फ़ायदा हुआ। उस समय ये सब कोस्टल ट्रेड हब हुआ करते थे। यह नीति जो है 1952 से लेके 1993 तक लागू रहा। इस नीति से सबसे ज़्यादा नुकसान बिहार जैसे खनिज संपन्न राज्यों को हुआ। उस समय झारखंड भी बिहार का पार्ट हुआ करता था। अगर बात करें बिहार की, तो आज़ादी के बाद बहुत कम ही ऐसे चीफ मिनिस्टर बने जैसे कि श्री कृष्ण प्रसाद, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार जैसे लोग ही अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। यह भी बहुत बड़ा कारण रहा है बिहार की ऐसी स्थिति का। अगर देखा जाए तो बिहार पे तो लॉकडाउन पिछले 30 सालों से है, यानी कि 1989 से। इंडिपेंडेंस के बाद बिहार एक एग्रो पावर हाउस जैसा था। यहाँ पर शुगर मिल और वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज फ्लोरिश कर रहे थे। उस पीरियड में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड बिहार में थोड़ा फोकस किया गया, जैसे कि बरौनी में थर्मल पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र प्लांट, जो फिर लालू जी के सरकार के आने के बाद बंद हो गया। फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले ही वो सब फिर से चालू हो गए हैं, वो सेटअप हुए वहाँ पे। हालांकि गवर्नमेंट ने साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार पे ज़्यादा फोकस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, जिसको अभी आप लोग झारखंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार ही मिनरल रिच पार्ट था। ड्यूरिंग द 1980s, द GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार, is among the highest growing in India. In 1980s, 5-year प्लान में $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया गया बिहार को, और 1987 आते आते ये जो $4 बिलियन थे वो ट्रांसलेट हो गए $12 पर पर्सन। इकोनॉमिस्ट क्लेम दैट this huge budget deficit is just spurring inflation, eroding the standard of living of the poorest section of the people of Bihar. In agriculture, which is a large sector, government failed to invest in the production of agriculture and instead opted to import food grains from the other parts of India. This decision helped facilitate problem faced by the agriculture workers in the late 1980s and paved for the victory of the one and only Lalu Prasad in 1989. और अब आते हैं हमारे खैनी पार्टनर लालू प्रसाद यादव और उनकी सोलमेट राबड़ी देवी, दोनों मेड फॉर इच अदर। अब यहाँ से शुरू होता है जातिवाद का बढ़ावा, मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, स्कैम और बहुत तरह के क्राइम। इनका ध्यान कभी रहा ही नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके। इनकी सरकार तो बस तेल पिलावन और लाठी पिजावन पर रह गई। अरे इनको क्या था, इनको तो बस पानी निकालना था। अरे लालू जी चारा को भी खैनी समझकर हड़प लिए सरकार से। एक समय लालू जी कहा करते थे
बहुत फेमस डायलॉग है, ध्यान दीजिएगा कि जब तक रहेगा खेत में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना ये कभी बिहार के विकास के बारे में कभी सोचे ही नहीं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये सब भी बनाना होता है। राष्ट्रीय जनता दल लीडर लालू प्रसाद यादव is inclined towards the social justice which was dominated by mandal politics and caste. During 1980s, the per capita income of Bihar is grew by 0.12% against 4.08% in India. The flight of business and capital increased unemployment, and this led to the mass migration of people of Bihar, like farmers and unemployed youth, towards the more developed cities of India and states. एक्चुअली अगर कहा जाए तो 1990 से लेकर 2004 के बीच में बिहार के लिए ये रिसेशन का दौर रहा है। तो चलिए फाइनली आते हैं हमारे इंजीनियर बाबू पे। अरे वो आजकल वाले इंजीनियर सब नहीं, साला एक चपरासी के वैकेंसी में भी मारा मारी कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। जी हाँ, लोग उनको प्यार से सुशासन बाबू और कुर्सी कुमार भी कहते हैं। अब पता नहीं क्यों। जब वो बिहार के चीफ मिनिस्टर बने तब वहाँ के लोगों की आंखों में एक नई आशा की किरण दिखी। उन्होंने बहुत सारे मेजर स्टेप भी लिए, जैसे कि क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिक्स को हटाने के लिए, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इन्होंने बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए, जैसे कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनेबलिंग एक्ट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ दैट रिजिम और बहुत सारे आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। नीतीश बाबू की सरकार आने पर बिहार में फ़र्क साफ देखा जा सकता है। एक सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने बिहार पर एक सर्वे किया जिसका नाम था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन अंडर MOSPI, which said that Bihar saw 14.80% growth in factory output in 2007 and 2008, which was slightly less than the Indian rate, which is 15.24%. World Bank also report that Patna is the second best city after Delhi to start a business. The proposal made in Nitish government, including opening 23 sugar mills and the extension of 7 existing ones. Apart from the production of ethanol in 2 sugar mills and 5 sugar juice production plants, the project regarding 5 power plants, 12 food processing units, 15 steel processing and cement plants have been also cleared by the state. 2008-2009 के क्रेडिट क्राइसिस में भी बिहार का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा बाकी सब स्टेट से, और इसका ग्रोथ रेट भी मेंटेन रहा। बिहार एक ब्रीवरी हब बनने ही वाला था। 4 मेजर फर्म्स लाइक यूनाइटेड ब्रीवरीज कंपनी, दानिश ब्रीवरी कंपनी, कार्ल्सबर्ग ग्रुप और कोबरा बियर were started to setting up their new units in Patna and Muzaffarpur in 2012. पर ये नीतीश बाबू को कुछ और ही मंजूर था। इन्होंने 2015 में शराबबंदी कर दी। पता नहीं इंजीनियर होके नीतीश बाबू दारूबंदी कैसे कर दिए। इन्हें जरा भी फिक्र नहीं थी बिहार के इकोनॉमी और बेरोजगार लोगों की। ये तो बस 2015 के विधानसभा चुनाव के बारे में सोच रहे थे, किसी तरह अपनी कुर्सी बचाने के लिए।
छोड़ो यार, अगर इन्हें इतनी ही फिक्र होती उन लोगों की और उन उत्पीड़ित महिलाओं की जिनके पति शराबी थे, तो उनके लिए कुछ नया अल्टरनेटिव करते। जैसे कि बंद पड़ी जो फैक्ट्रीज थी, लाइक पेपर मिल, जूट मिल, लेदर कंपनीज और अन्य फैक्ट्रीज को चालू करवाते या कोई नई फैक्ट्री लगवाते, जिससे कि उनके पति और उन महिलाओं को नया रोजगार मिलता, उन्हें दूसरे राज्यों में दर दर काम के लिए भटकना ना पड़ता, हजारों किलोमीटर पैदल चलना ना पड़ता और चलते चलते अपनी जान देनी नहीं पड़ती। बहुत शर्म की बात है, ये सब दिखावा है, बस एक दिखावा अपनी कुर्सी के लिए। लेकिन अब बहुत हुआ, हमें सरकार के सामने अपनी मांगों को रखना होगा, हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी, हमें अपने और अपनों के स्वाभिमान के लिए लड़ना होगा। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों में बिहार में इलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर वर्चुअल रैली भी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ मजदूरों के पास रोजगार नहीं है, लेकिन नेता लोग यहाँ पर 72,000 LED लगवा रहे हैं वर्चुअल रैली के लिए। टोटल 150 करोड़ इस पर खर्चा किए हैं। अब बोलते हैं कि मजदूर को भेजने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। अरे कम से कम 1-2 LED हमारे यहाँ लगवा देते। सुने हैं IPL स्टार्ट होने वाला है, घर में बैठ के आराम से देखते। बट हाँ, लेकिन देखिए चाइनीज वाला मत लगवाइएगा, बहुत देशभक्त आदमी हैं हम। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. हाँ,